डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने बात की, लेमार्क के बारे में बात की थी, इन्होंने भी बताया था कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। और सबसे पहले जब हमारे पास में आता है, क्या आता है बेटा? चार्ल्स डार्विन आता है। क्या आता है? चार्ल्स डार्विन आता है, जिन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। ये वही चार्ल्स डार्विन है जिनके कारण मेंडल का काम नहीं देखा गया। मेंडल जो करके चला गया उसको नोटिस नहीं किया गया। तो इसमें इनका भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि उन्होंने कहा नहीं कि तुम इसका काम नोटिस मत करो, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि वो उसने उस टाइम ऐसी चीज़ कर दी है कि जिसको क्या नहीं कर पा रहे हैं बेटा, जिसको लोग मतलब कि इन्होंने, मैं अभी बताऊंगी इसकी स्टोरी भी आपको, तो उसको कि उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई और उसको नहीं। नॉर्मल से मैंने आपको पहले ही बात की कि भाई आपकी मूवीज़ होती है, आपको कोई फेवरेट एक्टर आता है, उसकी मूवी रिलीज हुई और दूसरे में ऐसा जिसको कोई नहीं जानता उसकी, हालांकि पिक्चर वो बहुत अच्छी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन देखने किसकी जाते हो? जो आपके फेवरेट, जिसको सब जानते हैं। तो यही कंडीशन उस टाइम मेंडल के साथ में हुई थी। तो चार्ल्स डार्विन, अब अगर मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ चार्ल्स डार्विन के बारे में, देखो बेटा, इनकी स्टोरी है ये बहुत ज्यादा। 1809 के अंदर इनका बर्थ हुआ। बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके दादा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, जिन्होंने उस टाइम पे जो आज हम कुम्हार का काम करते हैं, उन्होंने इसको एक ट्रेडिशनल, मतलब कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, ठीक है, क्रांति, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन, क्रांति लाए, चेंजेस, बदलाव किए गए। इनके ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। चार्ल्स डार्विन, इनके फादर एक जाने माने बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनकी काफ़ी फैक्ट्रीज थी, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो एक रिच फैमिली से, जो इकलौता बेटा था, बहन थी लेकिन बेटा इकलौता था, तो फादर की उम्मीदें नहीं होती कि मेरा बेटा ये काम करे, डॉक्टर बने, या फिर मेरी कंपनीज जो भी फादर ग्रैंड जो भी कंपनीज है तो उसके अंदर अपना सारा काम करे, ठीक है। लेकिन ये तो और ही कुछ चाहता था, इसके फादर ने इसको डॉक्टरी के अंदर एडमिशन दिलाया, लेकिन इसको डॉक्टरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने बीए किया, ठीक है, ग्रेजुएशन किया, एमए नेचुरल साइंस से, नेचर के बारे में से जानने का हमेशा से ही शौक रहा था। नेचर के बारे में जानने का इन्हें हमेशा ही शौक रहा था। ये कुछ ना कुछ करना चाहता था अलग से। वो देखता था कि नेचर में इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्यों है, अलग अलग तरह के। उसने बीटल्स देखे जब आते थे, तो हालांकि इनके कज़न थे, तो वो कज़न अलग अलग बीटल्स को इकट्ठा करने का शौक था। जब वो दोनों मिलकर बीटल्स को देखते थे, कितना चेंजेस किस तरह से आ गए हैं, एक अलग बीटल, एक अलग बीटल है। जो देखते थे, नेचर में देखते थे कितनी वेरिएशन क्यों है, तो उसके जवाब, उनके दिल और दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता था कि ऐसा चेंजेस क्यों हो रहा है, क्यों इतना चेंज है इन हर एक चीज़ के अंदर, एक जैसी सारी चीज़ें क्यों नहीं है, क्यों सबके अंदर वेरिएशन है, क्यों सबके अंदर अलग अलग है, भी कोई कैसा दिखाई दे रहा है, कोई किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो रोज़ उसके मन में ख्याल आते थे, तो कुछ ना कुछ अलग करना चाहता था। हम कहते हैं ना, भगवान जैसे कि जो कुछ इस तरह की, जिसकी डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छी है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो भगवान हमेशा उसका साथ देता है। तो क्या हुआ देखना, जब वो पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा, 1838 के अराउंड, 1831 के, वो सारे 21 ईयर का ही था अराउंड ऑफ, 21 इतने ईयर का था। एक जहाज होता था जिसका नाम था HMS बीगल। HMS बीगल नाम था इस जहाज का, BAGLE। HMS बीगल नाम का जहाज होता था, जो हर 2 साल के अंदर जाता था, मतलब सॉरी, जो जाता था तब 2 साल के लिए जाता था। जितने भी आइलैंड, जितने भी आसपास के समुंदर में जाना, अलग अलग तरह के, मतलब इसका जो मेन मकसद था वो कि कोई खनिज ढूंढने के लिए, कोई मिनरल्स को ढूंढने के लिए, इस तरह से। तो इसलिए या किसी की अलग अलग जगह पे देश के अंदर जाना, तो ये इनका मेन एम्बिशन होता था। क्या होता था? मेन एम्बिशन होता था। आपको सबको पता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा के नाम जाती है, जाती है नहीं जाती? इसका मतलब कि वास्को डी गामा ने भारत को सर्च किया, क्या किया कि भारत मतलब था, एग्जिस्ट था, लेकिन मैप पर जो आया वो वास्को डी गामा के कारण आया। कैसे आया कि वास्को डी गामा, भाई जहाज में जहाज जाया करते थे पहले, क्या लगे कहीं, तब इतना नेटवर्क तो था नहीं कि सबका इस तरह से सारी चीज़ें जो भी प्रेजेंट है, तो जहाज मतलब कि शिप जाया करती थी और वहाँ पे रुक के भाई यहाँ पे अलग चीज़ है, मिनरल्स की खोज करना, इन सब चीज़ को इनका मेन एम्बिशन रहता था। तो ऐसे वास्को डी गामा जब हमारे यहाँ पे आया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे भारत है, यहाँ हमारे लोगों से मिला, तो उसके बाद भारत मैप पे आया, इंडिया मैप पे है। ऐसे तो हर जगह पे जहाज जाया करते थे, अलग अलग चीज़ों को सर्च करने, इंडस्ट्री पर्पज से अलग अलग चीज़ों के लिए जाया करते थे। HMS बीगल, और उसके जो कैप्टन थे वो फ्रिश नाम के कैप्टन थे, फ्रिश रॉय
करके क्या थे बेटा, वो कैप्टन थे। तो हर बार जाते थे HMS बीगल को लेके, हर बार जाते थे, और ये 2 साल के लिए जाया जाता था। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम जाते हैं अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो हमने क्या नोट किया कि अलग अलग नेचुरल चीज़ें भी हैं, अलग अलग तरह की नेचर में भी हमें अलग अलग चीज़ें देखने को जाते हैं, हमें अलग अलग तरह की मिनरल्स और मिट्टी अलग अलग देखने को मिलती है। तो क्यों ना आपकी बार मैं एक नेचुरलिस्ट को लेके जाऊं, किसको लेके जाऊं बेटा, एक नेचुरलिस्ट को लेके जाऊं जो नेचर के बारे में, और उन्होंने एमए किससे किया हुआ था, नेचुरलिस्ट थे ये भी। चार्ल्स डार्विन क्या थे, नेचुरलिस्ट थे। तो इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे, क्या थे इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, प्रोफेसर हैंसलो, क्या नाम था उनका, प्रोफेसर हैंसलो थे, इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा, फ्रिश ने, तुमसे कभी नहीं पूछा जाएगा इनका, लेकिन चार्ल्स डार्विन की जोड़ी इनके बिना थोड़ी अधूरी सी है। फ्रिश ने क्या कहा, हैंसलो से कहा कि भाई तुम एक अच्छे नेचुरलिस्ट हो तो मेरे साथ चलो। तो उसने एक बार तो हाँ भरी, लेकिन जब अपने घर पे बात करते हैं तो इसकी वाइफ ने मना कर दिया कि नहीं भी आपको नहीं जाना, आप तो थोड़े एक एजियल पर्सन थे, जहाज पे जाना इस तरह से, तो उसकी वाइफ ने उनको क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर एक और थे, तो इन्होंने हैंसलो ने किसका सजेशन दिया, चार्ल्स डार्विन, क्योंकि इनके स्टूडेंट थे, उसी मेडिकल जो कॉलेज था वहीं पर ये प्रोफेसर थे, और चार्ल्स डार्विन इनके स्टूडेंट थे। चार्ल्स डार्विन क्या दिन इनका स्टूडेंट था। तो हैंसलो ने किसका सजेशन दिया, चार्ल्स डार्विन का सजेशन दिया। लेकिन फ्रिश रॉय चार्ल्स डार्विन से मतलब नहीं थी, क्योंकि वो नया था, उसे क्या पता नेचर के बारे में, वो नेचर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वो नेचर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था वो। ओके, तो वो चार्ल्स डार्विन से मतलब कि नहीं, कि इसको नहीं लेके जाएंगे। तो फिर हैंसलो का एक और थे इसके साथ में काम करने वाले, प्रोफेसर पिकॉक, ये थे। तो पिकॉक से बात की, प्रोफेसर पिकॉक, इन्होंने भी क्या कर दिया, मना, फैमिली प्रॉब्लम, इनको कुछ बीमारी थी। फिर इनके एक और बहुत, और क्योंकि ये दोनों एक साथ आए काम करते थे, तो प्रोफेसर पिकॉक ने भी चार्ल्स डार्विन का नाम ही सजेस्ट कर दिया। किसका नाम सजेस्ट कर दिया, चार्ल्स डार्विन। और इधर इसने भी लेटर लिख दिया चार्ल्स डार्विन को कि तुम्हें ऐसे ऐसे इस HMS बीगल पे जाना है, अपनी तैयारी करके रखना। और चार्ल्स डार्विन को इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता, तो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि मुझे तो जो चाहिए था वो मुझे इस तरह से मिल गया। तो और अब चार्ल्स डार्विन के ऊपर साथ में एक प्रॉब्लम थी, हालांकि उसे नहीं पता था कि जो कैप्टन है इसको लेके ही नहीं जाना चाह रहा, चार्ल्स डार्विन को लेके नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि वो यंग है, पता नहीं लड़का कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसे किसी चीज़ की नॉलेज है या नहीं नॉलेज है, इसको इसके ऊपर भरोसा नहीं था। बट इन दोनों को इसके ऊपर भरोसा था, छुट्टियां हो चुकी थी, वो अपने घर जा चुका था। तो हैंसलो ने पिकॉक ने दोनों को लेटर लिखा, इसको दोनों के लेटर मिले, और चार्ल्स डार्विन को पता नहीं क्या ही चीज़ मिल गई थी। ये तो क्या हुआ जिसको चाहिए था नेचर के बारे में, कि इससे मुझे क्या क्या चीज़ें ढूंढने को मिलेंगी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, फादर्स को कौन मनाए, क्योंकि इसके फादर ने साफ साफ मना कर दिया था। इकलौता बेटा था, इकलौता, तो उसको लगता है ना भाई, आप समझते हो इकलौता है कि इधर जहाज पे जाएगा कुल को कोई भी भाई वहाँ पे हमलावर रहते थे, समझते हो ना पुराने टाइम पे, जो भाई जगह जगह पे क्या भाई क्या था, मतलब हमला करने वाले मिल सकते थे, कोई चोर मिल सकते थे, डकैत वाले मिल सकते थे, मना कर दिया। और समुद्र के अंदर से जाना, अलग अलग तरह के बड़े बड़े एनिमल से कल कुछ हो जाए, मेरा तो एक बेटा है खत्म हो जाएगा, तो ये इसको बिल्कुल जाने दे रहे थे। तो इसने जैसे तैसे अपने रिलेटिव से, जैसे मानो आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, आपके फादर बिल्कुल मना करे, तो आप मनाने की कोशिश करोगे अपने किसी बहन से, जो भी बहन है इसका। फिर उन्होंने अपने सिस्टर इन लॉ से बात, ब्रदर इन लॉ से बात की भी, जो उनके सिस्टर के हस्बैंड थे उनसे बात की कि आप जैसे तैसे मेरे फादर को मनाओ। एक दो आस पड़ोस के जो लोग थे, फादर के जो दोस्त थे, उनसे कहा गया। तो फादर ने जैसे अपने बेटे के सामने सब झुक जाते, तो फादर ने इसको जाने के लिए हाँ भर दी। और उसने क्या कहा, इसका फादर ने जब इसका बैग पैक, क्योंकि रिच फैमिली से बिलोंग करते, 3-4 सूटकेस, खाने के लिए भी 2 साल है वहाँ पे, हालांकि सब कुक वगैरह लेके जाया जाता था, फिर भी अगर हो जाए तो जो ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे के सारे के तुम्हें नहीं रहना, और साथ में पिस्टल भी दे दी, जब कोई इस तरह से मिले, डकैत मिले तो अपनी, हालांकि उनके पास वहाँ पे रहती थी सारी चीज़ें, लेकिन ताकि तुम अपना सेल्फ प्रोटेक्ट वहाँ पर कर सको। तो ये वाली कंडीशन हुई। चार्ल्स डार्विन के पास गया और इसने क्या कहा, भाई मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा, मैं तुझे तो लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू आर अ यंग पर्सन, तुम पता नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, मुझे तुम पे कोई विश्वास नहीं है। इसने अपने एक तीसरे दोस्त को तैयार कर लिया था, उनका नाम शायद मिट्से था, ठीक है, नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, मिट्से कुछ करके इस तरह से इनका नाम था उनका। फिर उन्होंने
उसको तैयार कर लिया था किए जाने के लिए। अब 2 दिन बाद ही चार्ल्स डार्विन भी इसके पास पहुंचा और उसके बाद इसने चार्ल्स डार्विन को मना कर दिया और इसने मिट्से को तैयार कर रखा था और 2 दिन बाद जहाज जाने को तैयार थी। जैसे जहाज जाने को तैयार थी, पता नहीं इसके मन में क्या आया, चलो एक बार मैं फिर से चला जाता हूँ, मुझे मिट्से के साथ में एज असिस्टेंट ही रख लेंगे। लेकिन मैंने जैसे तैसे मुश्किल से तो अपने फादर को मनाया, अगर मेरे पास ये चांस चला गया तो मुझे दूसरा चांस नहीं मिलेगा, मैं फ्रिज से कह दूंगा कि मुझे कुछ इनकम अनपेड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ मुझे इनके साथ में ले चलो, मैं आपका कुछ भी मैं आपका ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको परेशानी होने का सामना करना पड़े। मैं एज असिस्टेंट, ये कुछ काम कर जाएगा तो मैं एज असिस्टेंट को करता चला जाऊंगा। तो अपनी सोच के साथ में चार्ल्स डार्विन इनके पास दोबारा से गए। जिस दिन जहाज जाने वाली थी, जिस दिन जहाज चलने वाली थी, उस दिन वो दोबारा उनके पास गए और मैंने कहा जिसके पास इस तरह की डिटर्मिनेशन पावर होती है, जो अपने लाइफ में हमेशा कुछ करने की गुजरने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है, भगवान हमेशा उसका साथ देता है। जब वो उसके पास गया तो फिश रॉय ने कहा अब तुम्हें ही मेरे साथ चलना, कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि इनकी तबीयत एकदम से खराब हो गई। और उस टाइम चार्ल्स डार्विन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अगर वो नहीं जाता तो पछताता रह जाता कि क्यों नहीं गया। आगे मेरी बात समझ में? इस तरह से चार्ल्स डार्विन फिश रॉय के साथ में गए। क्या गए? फिश रॉय के साथ में HMS बीगल पर गए। HMS बीगल पर गए जहां ये जहाज 2 साल में आने वाला था। फिश रॉय इस चार्ल्स डार्विन के काम से इतने ज्यादा प्रभावित हुए, जगह जगह रुक जाता ये और पूरी सुबह जाता और शाम को आता। इसके कारण जहाज को इतना ज्यादा रोकना पड़ा। जहां ये जहाज 2 साल में वापस आने वाली थी, ये जहाज 5 साल के अंदर वापस आई। आफ्टर 5 ईयर ये वापस आई। तो आप देख लेना, जो अच्छा काम करता है, मन से काम करता है, कुछ कर गुजरने की शक्ति रखता है, वो हमेशा कामयाब भी होता है। चाहे कितनी नाकामयाबी मिले फिर भी कामयाब होता है। उसके भाग्य में सारी चीजें लिखी थी, उसकी नेचर सारी चीजें लिखी थी उसकी डेस्टिनी में, और ये हुआ। नहीं तो कहाँ इस या तो ये जाता, ये नहीं तो फिर ये जाता, ये नहीं तो फिर इसका जाना तय था। इसके लिए तो कभी भी इन्होंने हाँ भरी नहीं, ना ये जा पाए, इसकी वाइफ ने मना की, इसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन ये दोनों, ये इसके क्या थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, तो उन्होंने चार्ल्स डार्विन कर लिया। जैसे जैसे फादर को मनाया तो जैसे जैसे उसको सबसे बड़ा मौका मिला। अगर दोबारा नहीं जाता तो शायद नहीं भी, लेकिन उसकी किस्मत में लिखा था, वो गया। और इसकी वहाँ पे एकदम से तबीयत खराब होना और चार्ल्स डार्विन का वहाँ पे जाना। HMS बीगल जहाज था, 5 ईयर के लिए गया। वो कितने साल के लिए गया? 5 साल के लिए गया। वहां उसने अलग अलग आइलैंड पे गया। कहाँ पे गया? अलग अलग आइलैंड पे गया, जिसमें सबसे ज्यादा उसको मिले गैलापागोस आइलैंड है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, गैलापागोस आइलैंड, जो छोटे छोटे आइलैंड का एक समूह है। वहां पे तो उसने, जहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली। यहाँ पे उसने बर्ड्स देखी, सारे बर्ड्स एक जैसे, लेकिन उनकी बीक में फर्क, उनके बीक के अंदर फर्क। और उन बर्ड्स को डार्विन फिंचेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डार्विन फिंचेस कहा जाता है। तो उन्होंने वहां से अलग अलग तरह के फॉसिल्स इकट्ठे करके लेके आए, रोज उनके बारे में लिखता। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा चीज को कलेक्ट किया। और 5 साल बाद जब आए तो उसके बाद आते इन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल बाद आए तो उन्होंने काम करना, उस चीज के ऊपर सर्च करनी जारी रखी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बार वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उसको ट्रिप्नोसोमा, आपको पता ना ट्रिप्नोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्नोसोमा, उससे इनको इन्फेक्शन हो गया। तो डॉक्टर ने उसको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कहा कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना, उस टाइम का बाहर है, इस तरह कुछ भी काम नहीं करना है। तो एट दैट टाइम वो 8 महीने के लिए, फॉर 8 मंथ वो अपने घर पर रहे थे। और घर पर रहने के बाद इन्होंने जिनके काम से याद, क्योंकि वो सारे दिन देख चुका था कि चेंजेस हो रहे हैं, फॉसिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या देखा? सिमिलरिटीज है तो डिसिमिलरिटीज भी है उनके अंदर। बाहर की बॉडी अलग है, तो यहाँ पे जो भी चीजें चेंज हुई एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो अलग अलग तरह की बर्ड्स बन गई। कहीं ना कहीं एक ही बर्ड से मॉडिफाइड हुई है, अलग अलग तरह की बर्ड्स बन गई है, अलग अलग तरह की बर्ड्स बन गई है। तो उन्होंने क्या किया? 8 मंथ जो काम जब स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने किसका पढ़ा? एक मैल्थस, ठीक है, नेचुरलिस्टिक पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे। इसी टाइम पे जब ये तो काफी पहले थे, 1780 समथिंग के अराउंड थे। और वैलेक ये इन्हीं के साथ में 1852 के अराउंड। ठीक है, इन्होंने वैलेक इन दोनों के ऐसे मतलब जो
लिखते हैं, इनकी बुक वगैरह ये इनके ऐसे मतलब वही पब्लिकेशन में लिखते हैं, तो उनकी वही बुक पढ़ी। इन दोनों ने क्या दिया था, पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती है। इन दोनों के काम से काफी प्रभावित हुए। हालांकि वैलेक तो डार्विन के टाइम से ही था, लेकिन वैलेक वो चीज लिखने की, वैलेक ने भी यही बात की, लेकिन वैलेक वो चीज को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहा। वो एक्सप्लेनेशन किन्होंने दे दी, चार्ल्स डार्विन ने दे दी। इन्होंने वैलेक का ऐसे पढ़ा, इन्होंने चार्ल्स इसने मैल्थस का पढ़ा। मैल्थस ने क्या पढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ती हुई चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद पॉपुलेशन मेंटेन रह रही है, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी महामारी फैल जाती है, कोई भूकंप आ जाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन मेंटेन हो जाती है। आज एक महामारी, हमने कहा ना हर एक चीज है, मैं भी आपको बताऊंगी चार्ल्स डार्विन के फीचर्स के अंदर। ऐसे वैलेक ने लिखा, एक जगह के ऊपर सर्च किया जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही थी, एकदम से वहाँ मलेरिया की महामारी फैली और पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो गई। तो नेचर में जो चीज बढ़ रही है उसको कांस्टेंट भी रहती है, तो पॉपुलेशन कांस्टेंट भी रहती है। तो वहां से इसके 8 महीने जब वो रहा, तो उसने अपनी हर एक छोटी से छोटी चीजों को पेपर के अंदर लिखा, बुक लिखी, और उन्होंने बुक लिख दी 1858 के अंदर। 1858 के अंदर अपनी बुक लिखी, और जो बुक लिखी उन्होंने, और 1859 के अंदर वो पब्लिश हुई है, ठीक है, पब्लिश हुई 1859 के अंदर। और जो बुक लिखी है वो लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय नेचुरल सिलेक्शन। इनकी बुक का क्या नाम था, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन में आता है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटन बाय, तो आंसर क्या आ जाएगा, चार्ल्स डार्विन। क्या आ जाएगा बेटा, चार्ल्स डार्विन आ जाएगा। और बाय मींस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, और इनकी थ्योरी को भी, इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ही कहा जाता है। बट राइट द नेम ऑफ द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन आ जाएगा। इन्होंने सारी चीजों को, उन्होंने ओनली कुछ एनिमल या कुछ के ऊपर काम नहीं किया कि जो आज एनिमल थे वो कल ऐसे एनिमल नहीं रहे होंगे। उस टाइम पर जो बाइबल की चीज थी कि भगवान है, गॉड, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, 6 दिन के अंदर सारी चीज क्रिएट की गई है, हम गॉड को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये पहले आदमी थे जिन्होंने गॉड को चैलेंज किया, बाइबल जहाँ पे थी उसको चैलेंज किया कि बाइबल में ऐसा है तो प्रूफ दो मुझे। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरे पास प्रूफ है कि चेंजेस हुई है चीजें, मेरे पास प्रूफ है कि चेंजेस हुई है, फॉसिल्स है मेरे पास कि जो हम ह्यूमन बींग्स भी हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी हैं, वो किससे हैं, हमारे भी, हम छोटे मंकी लाइक एंसेस्टर थे, धीरे धीरे चेंज होते होते हम किसके अंदर कन्वर्ट हुए, ह्यूमन बींग के अंदर। तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर ह्यूमन बींग का जिक्र भी किया, हर एक एनिमल्स का जिक्र किया कि फॉसिल धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, स्लो continuous and irreversible changes which modified into a new species, जिसने इन्होंने डिस्केंट विद मॉडिफिकेशन का ये नाम दिया चार्ल्स डार्विन। इन्होंने बुक तो लिख दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज 1858 के अंदर। इसकी कहानी अब आगे देखना। अब इसकी बुक भी, इसने बुक में सबको पता लगा, ऐसे भी इसने छाप दिए थे कि सब इसके घर पे इकट्ठे होना शुरू हो गया कि भाई हम तो तेरी बुक को ऐसे कैसे पब्लिश, तुम कैसे कह सकते हो कि हाउ यू कैन से दैट कि द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर मंकी लाइक, मींस एप्स, चिंपैंजी कैसे कह सकते हो तुम। मतलब नहीं पता था कि एप्स है, चिंपैंजी, उसने मंकी नाम दिया था कि मंकी लाइक से हुए हैं। हालांकि हमारे एंसेस्टर एप्स लाइक है, एप्स के और हमारे एंसेस्टर कॉमन है। हम आपको ह्यूमन इवोल्यूशन में बात करेंगे। आई मेरी बात समझ में, तो सीधी सी बात है ना, उसी टाइम पे आपको बताया था मैंने 1856 से 1863 के अंदर किसका काम चल रहा था, वेरी गुड, मेंडल्स ने काम किया। 1865 उन्होंने पब्लिश भी कर दिया, और उसी टाइम 1859 के नाम इसी का बोलबाला चल रहा था, कंटिन्यूटी में बोलबाला चल रहा था। तो भाई वही वाली बात है, इसी के ऊपर ज़्यादा नोटिस किया जाएगा, उनके ऊपर नोटिस उस टाइम में नहीं किया गया। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को जब वो पब्लिश करवाने गए, छपवाने गए, आपको पता है ना बुक आती भी, हमने बुक तो लिख दी, लेकिन पब्लिकेशन के साथ आप कभी भी देखना, आपकी कोई बुक होती है तो पब्लिश की जाती है, तो पब्लिशर लिखा होता है। तो अलग अलग पब्लिकेशन के पास गया बुक छपवाने के लिए, जो मेन पब्लिकेशंस थे उन्होंने सब ने मना कर दी, तुम्हारी बुक हम नहीं छापेंगे, हमें हमारा धंधा बंद नहीं करवाना है, क्योंकि हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। थक हार के फिर एक पब्लिकेशन के पास गया, समझते थे एक तो वही फेमस है, हमारी पब्लिकेशन
आपको देखो नॉर्मल सी बुक आती है, आप अपने यहाँ पे पढ़ते हो कि भाई GRB की बुक अच्छी है, उसकी बुक अच्छी है, तो पब्लिकेशन हालांकि इन्हें टाइम में 6-7 की बुक है और भी ज़्यादा बुक्स होंगी, लेकिन आप उनकी तरफ जाते ही नहीं हो। तो पब्लिकेशन की भी ये फेमस जो होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो एक ऐसे पब्लिकेशन के पास गया जिसके पास फेमस नहीं था, बेचारे के पास कोई काम धंधा नहीं आता था, उसको लगता भाई ये अपनी बुक लिखवा रहे, इसको कुछ होएगा तो इस मेरे को होएगा तो इसको तो होएगा ही होएगा। तो उसने क्या कहा, पैसे के में करने, उसने बुक को छाप दिया। जैसे ही बुक छपी, कहते हैं ना तहलका मच जाना, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बुक बिकी थी उसकी बाइबल के बाद। पहले नंबर पे बाइबल बुक बिकती थी और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा बुक बिकती है थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक बिकती है। कौन सी बुक बिकती है बेटा? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। आज भी जब इवोल्यूशन कभी पढ़ाया जाता है तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को बिना हमारे इवोल्यूशन को कोई स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने इस बुक में बहुत चीज़ें लिखी हुई है। तो उस टाइम इसकी जैसे कॉपियाँ आती बिकनी शुरू हो जाती। एडवांस बुकिंग, आपने कभी हैरी पॉटर का सुना है ना, हैरी पॉटर की कितनी ज़्यादा बुक्स बिकी थी, एडवांस बुकिंग चलती थी। इन द सेम वे इसकी बुक की भी एडवांस बुकिंग चलती थी बेटा। तो इन्होंने अपनी इस तरह से बुक लिखी और उस बुक के अंदर अपनी क्या लिखी, थ्योरीज थी, और उन्होंने अपनी थ्योरी का क्या नाम दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आगे मेरी बात समझ में, इस चीज़ से और इसके आप थ्योरी से भी बहुत चीज़ सीखोगे बेटा। इन्होंने क्या कहा, अगर हम ध्यान लेते हैं कुछ भी करने के लिए तो हमें अपने आप को इंस्पिरेशन करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए होता है। हम अपने आप, अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन पावर है कि आप कोई चीज़ करनी है, अगर डिटर्मिनेशन पावर चल रही है तो आप एक दिन जरूर कामयाब होते हो, चाहे आपके कितने भी दुश्मन क्यों ना हो जाए, चाहे आपको कितनों भी अपोज करने वाले क्यों ना हो जाए। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, आई होप आपको चार्ल्स डार्विन की थ्योरी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो देखो जहाँ पे वो जहाज 2 साल के अंदर आने वाली थी, 5 साल के अंदर आई। काम से प्रभावित होते हैं तो आपकी भी ऐसा अपनी लाइफ में काम करना जैसे लोग आपके काम से प्रभावित हो और आप अपनी लाइफ में जरूर सक्सेस हो। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, फिर मैंने चार्ल्स डार्विन के बारे में बताया। तो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ, इनकी जो थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड बुक का जो नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो याद रखना, एक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है और एक क्या है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ है। एक क्या, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ तो किन्होंने दी, ऑपरेन एंड हेल्डेन ने दी है। किन्होंने दी, ऑपरेन एंड हेल्डाने ने लिखी है, मेन ऑपरेन का नाम, फिर भी दोनों का नाम। और ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किन्होंने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। किन्होंने लिखी है बेटा, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स के, और इन्होंने अपनी थ्योरी का क्या नाम दिया है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम दिया इन्होंने अपनी थ्योरी का, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसकी थ्योरी के 6 फीचर्स हैं। फीचर जरूर याद रखना, इसकी थ्योरी के 6 फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ओवर प्रोडक्शन, लेकिन हम बात करेंगे कंपटीशन, यही सब क्या कहेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। थर्ड अगर हम बात करेंगे वेरिएशन। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। बात एक ही है दोनों की। नेचुरल सिलेक्शन तो चार्ल्स डार्विन ने दे रखी है, इसी चीज को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहा गया था, जिसको हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। तो ये भी आप जरूर याद रख लेना, हु गेव द टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने, है एक ही चीज, लेकिन हम नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन ही बात करते हैं, क्योंकि हम चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बुक में उसमें ऑब्लिक करके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी लगता है, तो किन्होंने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। उसके बाद क्या होगा, इनहेरिटेंस and accumulation of variation और लास्ट में अगर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। बिल्कुल साफ सुथरी सी है, देखना बेटा, आपको इसने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि 6 फीचर्स अपनी थ्योरी के दिए। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। हर एक ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी क्या होगी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ती है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन पॉपुलेशन क्या होती है, हमेशा मेंटेन रह रही है। क्यों होगी, कंपटीशन होता है।
इसका एग्जाम्पल भी दिया, हाथी सबसे स्लो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, आपको पता है 2.5 साल के अराउंड इसका, 2 साल के अराउंड इसका लाइफ गेस्टेशन पीरियड होता है, और अपनी लाइफ साइकिल में ओनली 6 बार ये न्यू यंग वंस को पैदा कर सकता है, अपनी जो लाइफ साइकिल होती है। तो सबसे स्लो ब्रीडर कौन है? एलिफेंट। अगर एलिफेंट इसी स्पीड से बढ़ता रहे तो कई सालों के अंदर, सन 500 के अंदर बिलियंस ऑफ द एलिफेंट हो जाएंगे, हमें हर जगह हाथी देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बैक्टीरिया वगैरह बढ़ते हैं लेकिन सबकी पॉपुलेशन मेंटेन है, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा और पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन मेंटेन भी रहेगी। मेंटेन क्यों रहते हैं? क्योंकि कंपटीशन है, ऐसा क्या कहेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। भाई यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ कि एरिया पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ पे खाने की चीज़ के लिए, रहने के लिए, एनवायरनमेंट, सबसे कंपटीशन रह सकता है। तो कंपटीशन 3 तरह से हो सकता है, इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक, या अगर हम बात करेंगे तो एनवायरमेंटल कंपटीशन। इंट्रास्पेसिफिक विद इन द सेम स्पीसीज। भाई आप इमेजिन करो लायन और लायन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लायन और लायन के बीच में किसमें हो सकता है? भाई खाने के लिए हो सकता है, रहने के लिए हो सकता है, मेटिंग के लिए, रिप्रोड्यूस अपने पार्टनर के लिए हो सकता है। और इंटरस्पेसिफिक दूसरे स्पीसीज, भाई टाइगर लगा लो, लायन लगा लो, खाने के लिए कंपटीशन, रहने के लिए कंपटीशन रह सकता है, तो हमारा दूसरे स्पीसीज के साथ भी कंपटीशन रह सकता है, ठीक है। और एनवायरमेंटल में डिजास्टर आ गई, कोई बीमारी आ गई, इस तरह की कोई कंडीशन आ गई तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल अपने स्पीसीज के साथ करना पड़ सकता है या दूसरे स्पीसीज के साथ करना पड़ सकता है, एनवायरमेंट के साथ करना पड़ सकता है। तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। अब भाई इमेजिन करो 2 चीजें थी, आपस में लड़ी, मेटिंग के लिए, पार्टनर के लिए लड़ी, एक जीत गया, एक नहीं जीता। वो जीत गया क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग था इसका मतलब क्या है? उसके अंदर वेरिएशन थी। क्या थी? उसके अंदर वेरिएशन थी, जो उस नेचर में अपने आप को सरवाइव कर गया। अलग अलग कंपटीशन के तहत, जो इंट्रास्पेसिफिक है, इंटरस्पेसिफिक है, एनवायरमेंटल है। अब अपने यहाँ नॉर्मल देख लो, कोरोना एक महामारी फैल रही है, ये पॉपुलेशन को मेंटेन, हर इस तरह से बीमारी आती है 50-100 साल के अंदर इस तरह की आती, जो हमें पॉपुलेशन को मेंटेन कर रही है। कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर कुछ आ जाती है, उस बाढ़ में कोई जो तैरना जानता था, जिसके अंदर स्टैमिना था, वो बच गया, बाकी नहीं बचे, तो क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग था उन सबसे, इसलिए वो बच गया है। होता है नहीं, कोरोना है, कोरोना सबको हो रहा है, लेकिन कुछ कोरोना में मर रहे हैं और कुछ कोरोना में सर्वाइव कर, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ वेरिएशंस है और वेरिएशन हो रहे हैं, प्रोडक्शन से वेरिएशन हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था तो उसके अंदर क्या है बेटा? वेरिएशन है। मतलब उस वेरिएशन के कारण नेचर के अंदर क्या कर गया है? सर्वाइव कर गया है, सर्वाइव कर गया। तो अब ये नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि नेचर में रह गया, यहाँ नेचुरल सिलेक्शन जो चार्ल्स डार्विन ने मतलब दिया था, जो नेचर में सरवाइव करेगा वो रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, दोनों का मतलब सेम है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट था नेचर में अपने आप को सर्वाइव कर गया, वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो जनरेशन, वो जो वेरिएशन थी, जो जिंदा रहा था उसके अंदर जो वेरिएशन थी, उसने रिप्रोड्यूस किया, वो वेरिएशन नई जनरेशन में चली जाती है और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है और लास्ट में क्या बन जाती है? एक नई स्पीसीज बन जाती है। आगे मेरी बात समझ में, सीधी सी बात है, कहानी लेके चलो। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन मेंटेन हो रही है, तो अपनी स्पीसीज के साथ कंपटीशन हो रहा है, दूसरी स्पीसीज के साथ कंपटीशन हो रहा है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी कंपटीशन हो रहा है। उसमें जो जीत जाएगा वो सर्वाइव करेगा, नहीं वो मर गया है। सर्वाइव करेगा, वो उससे क्यों जीता? उससे क्योंकि उसके अंदर कुछ वेरिएशन था, कुछ डिफरेंट चीज थी, तो वेरिएशन था उसके अंदर, तो वो जो सर्वाइव कर गया वो रिप्रोड्यूस करेगा। इसे ही नेचुरल सिलेक्शन नाम दिया गया है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन टर्म इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। इसे जरूर याद रखना है बेटा। फिर वो क्या करेगा बेटा? कंपटीशन मतलब रिप्रोड्यूस करेगा, तो इसके अंदर वेरिएशन थी, वो नई जनरेशन में चली जाएगी और धीरे धीरे एक्यूमुलेट, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक्यूमुलेट होती चली जाती है और लास्ट में क्या बन जाती है? एक नई स्पीसीज बन जाती है। क्लियर है? इस अगर आप मानोगे तो चार्ल्स डार्विन को अपनी लाइफ में कर सकते हो। आप कहोगे कैसे कर सकते हो? आप एक स्टूडेंट लाइफ हो या नहीं? स्टूडेंट लाइफ के अंदर आप देखो, पहले एनटीएससी को कोई नहीं जानता था, आज से 7 साल पहले कुछ स्कूलों के अंदर ही करवाई जाती थी तैयारी, बाकी नहीं जानता था, लेकिन आज आप देखोगे साइड में हर स्कूल के अंदर, तो पॉपुलेशन उसकी कंपटीशन की बढ़ गई है, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं,
पहले कुछ देते थे तो सबका मोस्टली सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन आज हर कोई एजुकेटेड है तो हर कोई उस एग्जाम को देना चाह रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई तो अब कंपटीशन है या नहीं? एक तो अपने स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन है, एक भाई दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ भी कंपटीशन है, एक एनवायरनमेंट के मतलब अपना खुद इंटरनल स्ट्रेस के साथ कंपटीशन है कि मेरी तैयारी तो अच्छी है, क्या पता मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं उस टाइम पे बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे पास ये तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें एक तरह से कंपटीशन हो गया नहीं हो गया। अब इमेजिन करो भाई हर बच्चा थोड़ी ना क्लियर कर रहा है, जो बच्चा क्लियर कर रहा है क्योंकि वो पढ़ाई की थी, उसके अंदर वेरिएशन क्या थी, इंटेलिजेंसी थी, वो पढ़ा बिना डर के, बिना अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ा, उसने क्या किया एनटीएससी क्वालिफाइड कर लिया। या नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि उसका एनटीएससी क्वालिफाइड किया, उसके अंदर क्या आया भाई थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई कि मैं तो ये एनटीएससी क्वालिफाइड कर, तो कल को मैं नीट है, आईआईटी है, कोई भी एग्जाम होगा, आईएएस होगा, उस पर सारा का सारा क्रैक कर जाऊंगा। यही रही उसके अंदर एक पहला दूसरा कंपटीशन क्लियर किया, फिर उसने यही उसकी फिर पॉजिटिविटी आई, फिर तीसरा आज वो क्या बन चुका है, एक फेमस पर्सनालिटी बन चुका है, एक अच्छा इंडिपेंडेंट पर्सन बन चुका है। तो ये लाइफ अपनी मेरे को ये स्टोरी इसलिए थ्योरी बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? इसको मैंने जैसे कि अगर आप मानोगे अपनी लाइफ में जरूर करना चार्ल्स डार्विन की। ये तो हमने एक नई स्पीसीज के लिए बात कर दी बेटा कि और प्रोडक्शन है, बिल्कुल पॉपुलेशन बढ़ रही है, सेम मैंने आपको अभी बताया है। आप अपनी लाइफ में कंपटीशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स की आज की तारीख में, हर कोई नौकरी के लिए मारामारी कर रहा है, कंपटीशन है, हर तरह से कंपटीशन है। उस कंपटीशन में कोई जीतता है जो हार्ड वर्किंग होता है, जो मेहनत करता है, जिसकी डिटर्मिनेशन पावर अच्छी होती है, वही तो जीतता है। उसने एक एग्जाम क्रैक किया, कल को दूसरा एग्जाम क्रैक करेगा, तीसरा एग्जाम क्रैक, क्योंकि उसके अंदर आ चुकी है, एक्यूमुलेट हो गया कि मुझे क्लियर करना ही करना है, और आज वो एक क्या बन चुका है, फेमस पर्सन बन चुका है। तो यही चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी। आगे इसके 6 फीचर्स याद रखने हैं आपको, बिल्कुल इसी सीक्वेंस से याद रखने, उल्टे सुल्टे मत कर देना, उल्टे सुल्टे करते आपकी सारी का सारी सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगी। एक दो बुक में मुझे देखा है मैंने कहीं पे कुछ लिखा हुआ अलग अलग तरह से, तो मैं आपको जो बता रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट जो बता रही, इसको ध्यान देना। पॉपुलेशन बढ़ती है, कंपटीशन होगा, वेरिएशन आएगी, ठीक है, वेरिएशन में जो जीत गया उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अलग है, तो उसने रिप्रोड्यूस किया। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब रिप्रोडक्शन से ही होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दी, इनहेरिटेंस होगा, एक्यूमुलेट होगी और एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इससे भी काफी ने सवाल जवाब किए, इनसे भी काफी ने सवाल जवाब किए कि ये वेरिएशन क्यों आई है। जवाब दे दो, तुम्हारी सारी बात बिल्कुल सही है, तुम हो, ठीक है, इसको काफी ने माना, सबने ठीक था, लेकिन बता दो ये वेरिएशन क्यों आई है। वेरिएशन अलग इन्होंने क्या बेस का मैं आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन दूंगी कि नेचुरल सिलेक्शन से आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इन्होंने अलग अलग तरह की कैबेस को भी बनाया बेटा। ये मैं आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमारे 10th एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा, काफी ने पूछा ये बता दो वेरिएशन कैसे आई है, क्योंकि इसको जेनेटिक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि जीन से आई होगी, इस तरह से आई होगी, नहीं बताया उसने कि वेरिएशन। तो यहाँ पर आया इसको एक्सप्लेन करने, इसने हालांकि उसको डिस्कार्ड नहीं किया, थ्योरी को डिस्कार्ड नहीं किया, रीजन पूछा कि वेरिएशन कैसे आई, बता नहीं पाए वेरिएशन। तो ह्यूगो डी वेरिस, बताना सारे बच्चों को, ह्यूगो डी वेरिस का नाम कहाँ पे आया था, चार्ल्स मेंडल के जिस काम को जिसने दोबारा से रिडिस्कवर किया था, ह्यूगो डी वेरिस, ये वही है। इन्होंने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दी, क्या दी इन्होंने, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। इन्होंने तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज, क्या होता है, सडन चेंज, कि वेरिएशन का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, म्यूटेशन होता है, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, म्यूटेशन। तो चार्ल्स डार्विन ने तो क्या कहा भाई, स्लो है, और क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस है, क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस और इरिवर्सिबल, ये तो ठीक है, लेकिन इसने तो एकदम से क्या कहा, मान लो एक स्पीसीज है और एकदम से उसके अंदर म्यूटेशन हो गया और चेंज होकर नई स्पीसीज बन गई, तो ये तो कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं हुई। भाई एक फोन था मेरे पास, पहले वो ग्रैंड बैंड वाला फोन था, तो एकदम से मोबाइल फोन मैंने बना दिया, तो एकदम से चेंज कर दिया, हो गया ना चेंज, तो ये हो नहीं, लेकिन हमने क्या कहा भाई स्लो। तो किसी किसी के लिए सही हो सकता है कि भाई वहाँ पे म्यूटेशन होने के कारण सडन चेंज हुआ, केमिकल से हुआ, तो एकदम स्पीसीज चेंज हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने इसको थ्योरी को हालांकि नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वो तो हर एक के अंदर म्यूटेशन नहीं हो सकते, हर एक के अंदर म्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि एकदम से जो वेरिएशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है, म्यूटेशन, तो इन्होंने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया, और यहाँ पर इन्होंने इवोल्यूशन को डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस बता दिया। क्या बता दिया, डिसकंटीन्यूअस, एकदम से कंटीन्यूअस नहीं कहेंगे, डिसकंटीन्यूअस में हो जाती है।
और डिसकंटिन्यूअस एकदम से जंप कर गया, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा था और एकदम से जंप कर गया। आप नॉर्मल में बात करो, जैसे एक बच्चा आपकी क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ता और एकदम आपने देखा कि एनटीएससी क्वालिफाइड हो गया, तो एकदम से मतलब कभी उसकी हमेशा उसका रैंक नीचे की तरफ आ रहा था, तो एकदम से कैसे हो गया। तो वही एकदम से उन्होंने बात की कि इस तरह से है, तो ये क्या कहा इन्होंने एकदम से और जंप कर गया, मतलब एक से एकदम से नई स्पीशीज बन गई। तो बैट्सन ने इसके लिए साल्टेशन वर्ड यूज किया। साल्टेशन का मतलब होता है एकदम से चेंज होना। साल्टेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एकदम से डिसकंटिन्यूअस चेंजेस, एकदम से चेंज हो, उसे हम क्या कहेंगे, साल्टेशन। तो उन्होंने खाली इसको डिस्कार्ड नहीं किया, हुगो डी वैरियस ने खाली यही बताया कि म्यूटेशन जो वेरिएशन होता है उसका रीजन म्यूटेशन हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग ये म्यूटेशन एकदम से मतलब कि होता है तो डिसकंटिन्यूअस इवोल्यूशन कहलाया जाता है। ठीक है, उन्होंने प्लांट के ऊपर भी काम करके बताया, केमिकल दिया, और उस प्लांट का क्या नाम था, ऑर्निथीरा लैमार्किना। ऑर्निथीरा लैमार्किना उस प्लांट का नाम था। ठीक है, और ऑर्निथीरा लैमार्किना प्लांट का नाम था। ठीक है, इवनिंग प्राइमोस प्लांट कहते हैं इसे। क्या नाम देते हैं इसको, इवनिंग प्राइमोस कॉमन नाम होता है। और इस वाले प्लांट के ऊपर काम किया। हालांकि तुमसे इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि साल्टेशन इस तरह के वर्ड्स हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो इसी के साथ हमारी थ्योरीज खत्म होती है। एक हमने लेमार्क की थ्योरी पढ़ी और एक हमने किसकी थ्योरी पढ़ी बेटा, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी। और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का क्या नाम था, जल्दी बोलेंगे, वेरी गुड, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बहुत अच्छे बेटा। और लेमार्क की थ्योरी का क्या नाम था, जल्दी बोलेंगे, वेरी गुड, क्या नाम था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। बहुत अच्छे, याद हो गया ना, इसका नाम क्या दिया इन्होंने, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। बहुत अच्छे बेटा। इनकी बुक का क्या नाम था, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। लाइफ को ध्यान दें, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन याद रहता है और हम जल्दी जल्दी में गलत कराते हैं। लाइफ में आया तो ऑपरेंट वाला करना है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज आया तो चार्ल्स डार्विन। इनकी बुक का क्या नाम था, फिलॉसफिया आपको आगे भी यही पढ़नी है, जूलॉजिकल। ठीक है, इनकी थ्योरी के 6 फीचर्स आए। पहला क्या आया, ओवर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो स्ट्रगल, रहने के लिए स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसे हम क्या भी नाम देंगे, कंपटीशन कहेंगे। क्या भी कहेंगे इसे हम, कंपटीशन कहेंगे। फिर कोई ना कोई जीत रहा है, इसके अंदर क्या है, वेरिएशन है। वेरिएशन है तो रिप्रोड्यूस करेगा, इसे हमने क्या नाम दिया, इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया था, नेचुरल सिलेक्शन। ये अगर हम बात करेंगे तो क्या कहा इन्होंने, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और ये टर्म याद है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इनकी दी हुई नहीं है, हर्बर्ट स्पेंसर की दी हुई है। किसकी दी हुई है, हर्बर्ट स्पेंसर की दी हुई है। फिर क्या कहा, इनहेरिटेंस होगी, रिप्रोड्यूस करेंगे तो नई जनरेशन में जाएगी। एंड एक्यूमुलेट होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, और क्या बन जाएगी, एक नई स्पीसीज बन जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। डिफरेंस हमेशा याद रहता है। इसने अपने के अंदर क्या कहा, 4 फीचर बताए। इंटरनल वाइटल फोर्स, क्या एक ऑर्गेनिज्म में एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, ऑर्गन का साइज बढ़ता है। सेकंड इन्होंने क्या बताया, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड न्यू नीड्स। क्या कहा इन्होंने, न्यू नीड जरूरत होती है तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चेंज होते हैं। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जिस ऑर्गन को यूज करेंगे, डेवलप नहीं यूज करेंगे नहीं। देन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्लियर सारे बच्चों को। आगे इस थ्योरी में जब वेरिएशन डिस्कार्ड नहीं की गई थी, वेरिएशन पूछा गया तो किन्होंने दी, हुगो डी वैरियस ने दी। ठीक है, क्या दिया इन्होंने, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया। क्या दिया, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया। ओके बेटा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, और प्लांट किसके ऊपर काम किया, ऑर्निथीरा लैमार्किना प्लांट के ऊपर काम किया। और उन्होंने वेरिएशन का रीजन क्या बताया, क्या बताया भाई, म्यूटेशन। इवनिंग प्राइमोस नाम है, क्या है, म्यूटेशन है। उसके अकॉर्डिंग एकदम से क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगी, चेंज ही कर दिया इसने कॉन्सेप्ट। और इन्होंने इसने काफी एग्जांपल भी दिए, जिराफ का एग्जांपल दिया। ठीक है,
स्नेक का एग्जाम्पल दिया और डक का एग्जाम्पल दिया, और इसको किसने प्रूव किया? अगस्त विजमैन ने किया। किसने किया? अगस्त विजमैन ने। किसके ऊपर काम किया? माइस। क्या काट दी? उसकी टेल काट दी, लेकिन कोई भी जनरेशन टेललेस नहीं आई। और उन्होंने अपनी थ्योरी का क्या नाम दिया? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? तो अब ये तो हमारे पास दिया एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आज भी बहुत ज्यादा लोग जो उसको बारे में बालते हैं, बिल्कुल चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कि स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ह्यूगो डी वेरिज ने जैसे कहा कि एकदम से भी हो जाती है, तो बहुतों का सवाल नहीं है। और एकदम से कहते हैं कि एकदम से जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंज हो सकता है, कैसे भी चेंज हो सकता है। तो हमारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको कल वो एग्जाम्पल करवाऊंगी इसके अंदर, फिर हम एविडेंस की बात करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ जाए तो मुझे जरूर बताया करो, ठीक है। अगर नहीं भी आए तो भी मुझे बताया करो, ताकि मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।